हेलो एंड वेलकम टू इट्स माय वाइब बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। अगर आपको किताब पसंद है या फिर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है या तो आप ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट है, आप ये जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, और इन जनरल यू वांट टू नो मोर अबाउट ऑस्ट्रेलिया, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इट्स माय वाइब बाय अर्पिता वेयर आई मेक वीडियोज़ अबाउट दीज टॉपिक्स। ऑलराइट, सो आज का मेरा वीडियो है about this book called The Courage to be Disliked. Okay, so इसके जो ऑथर है इचिरो किशिमी एंड फ्यूमिटे कोगा, एंड इसके पीछे जो आप इस किताब का बहुत ब्यूटीफुल सा कवर है, एंड इसके पीछे एक चीज़ लिखी हुई है, अ सिंगल बुक कैन चेंज योर लाइफ, विच आई बिलीव इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से ये किताब लिखी गई हुई है। आगे मैं आपको बताऊंगी इस किताब से मैंने कौन सी 5 से 6 बातें सीखी। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो दिस इज़ द बुक, एंड so before I go ahead and tell you what I learned from this book, I'm going to just give you a brief. ठीक है, सो ये जो किताब है 19th सेंचुरी के एक ऑस्ट्रियन साइकोथेरेपिस्ट थे एल्फ्रेड एडलर। सो एडलर साइकोलॉजी थ्रू आउट इसमें रिपीट किया गया है। सो ऑथर ने इनकी साइकोलॉजी और इनकी फ़िलॉसफी के बारे में ये किताब बताई है कि उनकी फ़िलॉसफी क्या है एंड व्हाट ही फील्स, क्योंकि हमने 19th सेंचुरी में सिगमंड फ्रॉयड एंड कार्ल जंग के बारे में सुना था, बट जो एडलर के बारे में हमने इतना नहीं सुना है, वही इस किताब में ऑथर ने बताने की कोशिश की है। ऑलराइट, सो आई एम जस्ट गोना टेल यू बिफोर आई गो अहेड व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट। सो ये किताब बहुत ही यूजुअली क्या होता है कि ऑथर एक किताब लिखते हैं और वो एक फ्लो में लिखी जाती है, राइट, कॉन्स्टेंटली वो बोल रहे हैं, बट ये जो किताब है एक कॉन्वर्जेशन के बारे में लिखी गई है। दो लोगों के बीच की जो बातें हो रही है, कॉन्वर्जेशन हो रही है, उस फॉर्मेट में ये किताब लिखी हुई है। सो इसलिए पढ़ते वक्त बहुत ही आसान है। पढ़ते वक्त आप फील करेंगे वहाँ पे दो लोगों के बीच में ये कॉन्वर्जेशन है। एक फ़िलासफ़र है जो कि बहुत ऐसे काम ज़ेन मोड में बैठकर आराम से शांति से कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, और एक यंग मैन है, यूथ जिसे कहा जाता है, एक यंग मैन। सो बेसिकली हम जब ये किताब पढ़ेंगे तो हम वो यंग मैन के जगह पर खुद को इमेजिन करेंगे, क्योंकि वो जो भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, और हम जो लाइफ में गो थ्रू हो रहे होते हैं, कि जो भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं वो सारे आपको इस किताब में दिखेंगे थ्रू दैट यंग मैन हु इज़ आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चंस। और जो फिलोसोफर है बहुत ही आराम से शांति से थ्रू आउट ही विल से कि एल्फ्रेड एडलर और एडलर्स साइकोलॉजी believes this, or he says this, or this is his point of view. So he's going to express that throughout. Okay, so let's move on to this is just a brief about the book. Now I'm going to tell you what I learned from this book. Okay, so number one takeaway from this book is stop thinking your past determines your present and future. So इसमें ये जो पहला ही जो इसमें से 5 रातों में जो कॉन्वर्जेशन हुई है, 5 nights, दैट्स व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक। सो पहला ही जो चैप्टर है उसमें वो ऑथर बोलते हैं कि स्टॉप थिंकिंग योर पास्ट डिटरमाइंस योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट। सो what happens is एक इसमें जो चैप्टर है इट सेज ट्रॉमा डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ ये चीज़ बहुत सारे लोगों को ट्रिगर कर सकती है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्वर्जेशन हो सकती है, एंड यू विल से ट्रॉमा, ऑफ कोर्स ट्रॉमा एग्जिस्ट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल इन चाइल्डहुड गो थ्रू अब्यूज एंड देयर पेरेंट्स डिवोर्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, एंड यू विल फील लाइक कि ट्रॉमा ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट, बट होल्ड ऑन हियर, यहीं पे आपको थोड़ा शांति से ये चीज़ें पढ़नी है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस। सो द ऑथर सेज दैट एडलर्स साइकोलॉजी says that trauma actually does not exist. So I'm just going to read out this code, page number 12, which says, no experience is in itself a cause of our success or failure. We do not suffer from the shock of our experiences, the so-called trauma, but instead we make out of them whatever suits our purpose.
we are not determined by our experiences, but the meaning we give them is self determining. Okay, so what this means is, of course we go through bad times, bad experiences, but at the end of the day जो भी आपके साथ हुआ है in the past वो डिटरमाइन नहीं करता कि आपका प्रेजेंट या फ्यूचर कैसा होगा. तो आपके हाथ में ये पावर है कि जो मीनिंग आप अपने ट्रॉमा को देंगे, और जिस ये चॉइस और फ्रीडम आपके पास है कि जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है उसको क्या मीनिंग देना है, ये आपके हाथ में है. इट इज़ योर चॉइस. सो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट डज नॉट डिटरमाइन योर प्रेजेंट और फ्यूचर, एंड दैट्स व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे कि हमेशा यू हैव अ चॉइस. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज एन एक्सक्यूज, यू ऑलवेज हैव दिस चॉइस कि no matter what happened, but every day is like a new day and you can start fresh and you can give it a positive meaning. You can, आप उसको as a inspiration भी ले सकते हैं. Okay, this has happened, but now I'm going to choose that my future will be bright. My today is in my hands, and मैं उसका जो भी positive use कर सकता हूँ मेरे टाइम का प्रेजेंट में या आगे जिससे मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, आई विल डू दैट. सो ऑलवेज ये आपकी चॉइस होती है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंड होल्डिंग ऑन टू इट, बहुत सारे लोग उस पर होल्ड ऑन करके रखते हैं एंड थ्रू आउट देयर लाइफ जो भी बुरा वो होता है तो दे कीप ऑन सेइंग बिकॉज माई पास्ट वाज लाइक दिस, दैट्स व्हाई आई एम लाइक दिस टुडे, दैट्स व्हाई इन फ्यूचर आई एम गोना बी लाइक दिस. बट the Adlerian psychology says it is your choice, it's always in your hand to give meaning to the experiences which has happened in the past, जिससे आप अपना present हमेशा अच्छा बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर आपका हो सकता है. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या मीनिंग देना है उन एक्सपीरियंसेस को या उस ट्रॉमा को. सो दैट्स द नंबर 1 टेक अवे फ्रॉम दिस बुक. The second takeaway, and before I go ahead, there's another quote on this first point is, no matter what has occurred in your life up to this point, it should have no bearing at all on how you live from now on. So basically I explained you the same thing and the quote describes that. The second takeaway is, our emotions, our feelings are tools to justify our actions. So what the second point from the book, what Adler psychology says is, कई बार जो हम रिएक्ट करते हैं एक सर्टन सिचुएशन में, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में, समटाइम्स yes it's normal that we feel angry or sometimes irritated or we are tired or we react a certain way. But जो ऑथर कहते हैं कि हमेशा जो फीलिंग्स या इमोशन जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे जो एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं. सो इसका एक एग्जांपल इस किताब में दिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स. ओके, सो इफ़ द चाइल्ड डज समथिंग रॉन्ग, the parents of course like react and show their anger on them. Okay, so वो angry होते हैं या बच्चे को बोलते हैं आपने ऐसा कैसे किया, and they react in a very angry way. But उसी टाइम पे अगर उनको एक फ़ोन आया किसी दोस्त का, दे इमीडिएटली वो फ़ोन जैसे ही उठाते हैं एंड स्विच उनका चेंज हो जाता है, जो लाइक कट टू दे आर इन लाइक डिफरेंट मूड एंड दे आर लाइक ओके हाई हाउ आर यू, एंड सडनली उनका वो एंगर चला गया एज इफ कोई स्विच था ऑन ऑफ का. सो व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से इज, एंगर हमारा जो एक टूल है, वो इमोशन जो है वो हमारे कंट्रोल में होता है, बट उसको कब दिखाना कब नहीं दिखाना वो हम सामने वाले को इम्पैक्ट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं. तो वी यूज़ आवर इमोशन टू एज टूल्स टू जस्टिफाई द एक्शन. जो भी हमारा जो एक्शन है उसको जस्टिफाई करने के लिए वी यूज़ आवर इमोशन. बेसिकली इट इज़ इन आवर कंट्रोल, बट again it's our choice whether we want to use those emotions or not. Okay, the third takeaway from this book was, all problems are interpersonal relationship problems. Now this is throughout the book author ने explain किया है कि all problems, जितनी भी problems होती है वो interpersonal relationship problems होती है. अभी आप ये सोचोगे कि ये लाइन कैसे ट्रू हो सकती है, because if you are sick, that's of course not interpersonal relationship problem, that's like physical problem. Or if you don't have money, that's like financial problem. But at the end of the day the author says कि अगर इस पृथ्वी में सिर्फ आप अकेले बैठे होंगे, बच जाएंगे और कोई भी नहीं होगा और कोई नहीं बचेगा, तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो, which to certain extent is true. क्योंकि इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है जैसे सेपरेशन ऑफ टास्क
सेपरेशन ऑफ टास्क ऑथर ने बताया है. सो सेपरेशन ऑफ टास्क क्या होता है कि दिस इज़ योर टास्क, राइट, एंड दैट इज़ लेट्स से other people's task, other person's task. Alright, so this is your task, it is their task. And in between जो आप इंट्रूडिंग करते हैं एक दूसरे के टास्क में, जो आप इंटरप्ट करते हैं, इंट्रूड करते हैं, ये जो इंट्रूजन होती है, ठीक है, तो इसी वजह से इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है, इसी वजह से यू कैन से कि प्रॉब्लम्स अराइज होती है. बिकॉज हमें एक्चुअल में क्या करना है, सो इसका सोल्यूशन है, बिकॉज व्हाट वी डू इज दिस इज़ योर टास्क, इज अदर पर्सनस टास्क, बट वी इंट्रूड, हम एक दूसरे के टास्क में इंट्रूड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज होती है बिकॉज ऑफ दिस इंट्रूजन. सो व्हाट वी शुड एक्चुअली बी डूइंग is we should be separation of task is the concept mentioned in this book, which means this is my task and this is your task. So that is what separation of task is. अगर जो मेरा काम है मैं करूँगी, जो आपका काम है आप करेंगे, और हम एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, that's the other way of putting it. तो सेपरेशन ऑफ टास्क, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो इसका एग्जाम्पल ये है कि यू नो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो इट इज़ मेरे कंट्रोल में ये है इस वीडियो पे काम करना, दिल से ये वीडियो बनाना, जो मैंने सीखा जो भी सीखा है वो इस वीडियो में एक्सप्रेस करना, एंड आई कैन ट्राई माई बेस्ट, बट दैट्स माई टास्क. बट एंड आई कैन नॉट कंट्रोल हाउ यू आर गोना रिएक्ट टू इट, यू नो, सम पीपल विल लाइक इट, सम पीपल विल नॉट लाइक इट, बट इट इज़ देयर टास्क. सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ टास्क दैट वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड. द अदर एग्जाम्पल इज लाइक पेरेंटिंग. Alright, sometimes parents try to control like child's behavior, but we can try our best. जो हम उन्हें बता सकते हैं what is right, what is wrong, but at the end of the day, what path to choose, it is child's task, so we cannot control that. हम उनको path दिखा सकते हैं, this is the right path, but किस राह पे चलना है वो choice हमेशा चाइल्ड की होगी, एंड दैट इज़ द टास्क दैट वी नीड दैट क्लियर सेपरेशन. एंड जो हमारे बेसिकली जो हमारे कंट्रोल में होता है, और जो कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो जो हमारे कंट्रोल में होता है वी शुड ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसी पे फोकस करें, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है जस्ट लेट इट गो. ओके, सो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट विच इज़ मैंशन इन द बुक. जब आप पढ़ेंगे तो आप भी इस बारे में ज़रूर सोचेंगे. ओके, नाउ नंबर 4th takeaway from the book is happiness is the feeling of contribution, and that is the definition. बहुत ही सिंपल जो वे में ये लिखा गया है. तो यूथ बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं यंग बॉय के दिमाग में, एंड वो पूछते हैं फिलोसोफर से कि हैप्पीनेस क्या है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस. तो फिलोसोफर उसका बहुत ही सिंपल और सुंदर शब्दों में जवाब देते हैं कि इट इज़ अ फीलिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस. फीलिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि यू नीड टू फील कि आप यू आर ऑफ सम यूज टू समवन. ठीक है, कि आप किस सोसाइटी में खुद के लिए सो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग अवे फ्रॉम पीपल, ये सोचने के बजाय कि हम किसी से क्या ले सकते हैं, अगर हम ये सोचेंगे कि हम क्या दे सकते हैं, किसी को क्या सिखा सकते हैं, और हम किसके कैसे काम आ सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, जैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो थ्रू दिस चैनल, आई एम ट्राइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस, जो किसी ना किसी के काम ज़रूर आएगा. सो दैट इज़ द वे कि आप हैप्पीनेस फील कर सकते हैं. दैट इज़ द रियल हैप्पीनेस. सो अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ हमें लेना है और हमें देना नहीं है, वी शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट, एंड देन जो जेन्युइन फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस आता है वो एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन के थ्रू आता है, वेदर इट इज़ टू सोसाइटी, टू आवर पेरेंट्स, टू आवर फ्रेंड्स, टू हेल्प अदर्स आउट. बट यू वोंट फील हैप्पी if you just constantly are taking from the other person and not giving. Your nature should be like that. So that's the 4th lesson, which I absolutely agree, and it was beautifully explained in the book. The next takeaway is number 5th takeaway is actually 250 page number. So I'll read that. It's a very good paragraph. So it's a chapter. The title is Live Like You're Dancing, and that's the next takeaway. Live like you're dancing.
और इसमें एक पैराग्राफ है जो कि बहुत अच्छे से सुंदरता से लिखा गया है. लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ मोमेंट्स विच वन लिव्स एज इफ वन वे डांसिंग राइट नाउ अराउंड एंड अराउंड ईच पासिंग इंस्टेंट. And when one happens to survey one's surrounding, one realizes, I guess I've made it this far. Among those who have danced the dance of the violin, there are people who stay the course and become professional musicians. Among those who have danced the dance of the bar examination, there are people who become lawyers. There are people who have danced the dance of writing and become authors. Of course, it all happens that people end up in entirely different places, but none of these lives came to an end en route. It is enough if one finds fulfillment in the here and now one is dancing. So it's a beautiful paragraph जिसमें जो ऑथर है जो अल्फ्रेड की साइकोलॉजी अगेन एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि आपको जो ज़िंदगी होती है ना वो मोमेंट्स में होती है. तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट फ्यूचर एंड past, you should be completely here, you should live in the now. प्रेजेंट में हमने जीना है. एंड जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जैसे मान लो इसमें बताया है कि अगर इट शुड बी लिव लाइक यूर डांसिंग, वो फ्लो में, वो स्मूथनेस, वो फ्लो, जो भी आप कर रहे हैं काम, उसको आज में इंजॉय करिए, उसको कम्प्लीटली चेरिश करिए. और उसका आउटकम तो ये होगा कि अगर आप प्रोफेशनल आप वायलिन बजा रहे हैं, so you're dancing that game of violin, but eventually you'll become the musician, that is like professional musician, that's the outcome. But we shouldn't be worried about the outcome. अगर हम अपनी journey को beautifully enjoy करेंगे in the flow as if you're dancing, it's like life is like a beautiful dance, तो वो moments में ही आपका आउटकम इवेंचुअली तो आएगा, पर आपकी जर्नी अभी शुरू है. सो यू शुड बी completely focusing in the here and now, and that's the way to live, which was the 5 takeaway. And the final takeaway from this book is the title itself, The Courage to be Disliked. Final takeaway from this book is the title itself, which is The Courage to be Disliked. So true freedom is having the courage to be disliked. Okay, so real courage. अब इसके बारे में ये जो thought है, wow, अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो we are always worrying कि हमें कुछ करना है, हम कोई चीज़ के लिए पैशनेट है. लेट्स से कि आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है, बट आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, या हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, या कोई सोसाइटी में हमें कैसे देखेगा, पता नहीं लोग हमें पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे. इतना सब सोच कर आप जो एक्चुअल टास्क है, जो आपका पैशन है, आप वो नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि आप पूरा टाइम ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं. इसीलिए जो इस बुक का टाइटल है, हैविंग दैट courage to be disliked, which brings you back to the same thing which I mentioned earlier, separation of task. You do your task and don't worry कि दुनिया क्या सोचेगी, because at the end of the day nobody cares, right? So having that courage, who likes you, who doesn't like you, you do your task and people will do theirs, having that separation of task. And true freedom is having the courage to be disliked, that you don't care if some people will like you, some people won't, but at the end of the day you should do your thing, जिसके लिए आप पैशनेट है, आपने वही रास्ता चुनना चाहिए. एंड जस्ट stop worrying about what others will think. Stop people pleasing, because at the end of the day that's not going to help, and that's not the way to live. Okay, so that was my final takeaway from this book, The Courage to be Disliked. And I absolutely loved reading this book, और मुझे लगता है सबने पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही जो इंट्रिकेट, ये बुक कंट्रोवर्शियल भी है, बहुत सारी चीज़ों में आप अग्री नहीं करेंगे और आपको हर चीज़ में अग्री करना भी नहीं है, पर आप बैठकर उनके जो थॉट्स है, जो फिलोसोफर एक्सप्लेन कर रहे हैं, एडलेरियन साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप बैठ के शांति से उसको समझेंगे, देन यू विल रियलाइज डेफिनेटली इस किताब से आप 2 से 3 ऐसी तो बातें सीखेंगे जो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कर सकेंगे इन फ्यूचर. सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.